हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हमारी जो क्लास है, आज भारत का भूगोल, और ये हमने क्लास फर्स्ट काफ़ी दिनों बाद हमने शुरू किया है फिर से। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, भारत का भूगोल। आज इसमें हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की, जैसे कि नाम को लेकर के बात करेंगे, इसके साथ साथ इसके पड़ोसी देशों को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करते हैं हम पहला, तो देखिए सबसे पहले तो हम नाम के बारे में जान लेते हैं कि इसके भारत के नाम कौन कौन से हैं। देखिए, भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप इसे जानते हैं कि इसे भारत भी कहते हैं, भारत। और ये तो आपको पता ही है कि इसे भारत देश के नाम से जानते हैं। भरत के नाम पर रखा गया था इसे, भरत के नाम पर। ठीक है, भरत के नाम पर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉर्मली। दूसरा नाम आप जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। ये ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम था, ईरानियों द्वारा दिया गया नाम। इसे हम इंडिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया भी कहते हैं। ये यूनानियों द्वारा दिया गया था, यूनानी। ठीक है, एक यूनानी नाम था, ये यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम था। इसे जम्बूद्वीप भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं। ये जो नाम है इसलिए मानते हैं कि यह जो पूरा भारत वाला क्षेत्र था, ये मध्य भारत वाला क्षेत्र, इसमें प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जामुन के पेड़ हुआ करते थे, और इस कारण इसे जम्बूद्वीप कहते हैं। तो जम्बूद्वीप, ठीक है, जामुन के पेड़ मध्य भारत में, मध्य भारत में जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण, जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण। ठीक है, और देखिए आप सब जानते भी हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये आर्यव्रत भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं। आर्य जब भारत आए तो इन्होंने एक नाम दिया था इसको, आर्यव्रत। तो आर्यों के द्वारा, आर्यों द्वारा, आर्य द्वारा दिया गया नाम। तो इसे कई अन्य नामों से और से भी जाना जाता है, तो आप बेसिक तौर पे इन 5 नामों को ही याद कर लीजिए। ठीक है, भारत भारत के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, इंडिया यूनानियों द्वारा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जम्बूद्वीप मध्य भारत में जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण, और आर्यव्रत आर्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो सीरीज़ है हमारी, ये कंटिन्यू रहेगी। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहें जब तक ज्योग्राफी कंप्लीट ना हो जाए आपकी, तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अब हमारी ज्योग्राफी से संबंधित। और मैपिंग के माध्यम से ही आपको पर डे समझाया जाएगा। मैप मैं पहले बना लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समय कम लगे, मुझे भी समय कम लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सीखें। ठीक है, चलिए देखिए, नाम हो गया। आइए जानते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में कि उत्तर भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपके क्या क्या स्थित है। देखिए, इस पूरे क्षेत्र में ये जो क्षेत्रफल दिया है, इसमें 36 प्रशासनिक इकाई हैं। क्या है इकाई? अब ये 36 प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी होती हैं, देखिए, जिसमें से 28 तो राज्य हैं, और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप केंद्र शासित प्रदेशों का आप देख लीजिए। हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो देखिए, ऊपर से यहाँ पर आएंगे आप, तो ये है लद्दाख। ठीक है, जो 2019 में बना था। यह है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला ऊपर से चलते हैं, लद्दाख, लद्दाख। आइए नीचे, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद फिर यहाँ चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है, दिल्ली। नंबर 4 पे दिल्ली,
दिल्ली। इधर आएंगे तो यहाँ पर है दादर और नागर हवेली, ठीक है, क्या है, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप। क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली दमन द्वीप को एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन ही है, ठीक है, पहले अलग थी। तो यहाँ पे है दादर नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, ये यहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे। इसके साथ साथ हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इधर की साइड में तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप, ठीक है, तो ये लक्षद्वीप यहाँ पे छठा कौन सा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है छठा, लक्षद्वीप। सातवां यहाँ पे देखिए ये पांडिचेरी है, पांडिचेरी। और सर आठवां की जो बात करें, आठवां कौन सा है, तो ये तो पांडिचेरी हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया। और आठवां इधर आप देखेंगे तो ये है आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो आठवां हो गया हमारा अंडमान निकोबार। तो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य आप देख सकते हैं कि इन 8 को छोड़ करके, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 को छोड़ करके बाकी जो है भारत में वो राज्य हैं। और इधर जो देखें, ये जो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र के राज्य हैं, इनमें 8 हैं, इन्हें 7 सिस्टर प्लस 1 कहते हैं, जिसमें आपका सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है। तो 8 इधर राज्य हैं, बाकी इधर राज्य हैं, 20 इधर राज्य हैं। आप एक एक राज्य को हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन बात करें क्षेत्रफल की तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमारे भारत का हो गया। तो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है ये, ठीक है, तो संपूर्ण विश्व का, ठीक है, संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल, जो विश्व में 7वें नंबर पर आता है, विश्व में 7वें नंबर पर, 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर। और जब ये 7वें स्थान पर है तो इससे पहले भी 6 होंगे। तो कौन कौन से 6 हैं इससे पहले, आइए देखते हैं। तो भारत से पहले 6, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक ये है कि रुक चीन अब आ भारत। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से क्या हो जाएगा, देखिए पहले रुक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख लीजिए आप कि रुक चीन अब आ भारत। देखिए रू से हो जाएगा रूस, क्या हो जाएगा, रूस। रू से हो जाएगा रूस, कैसे हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। इससे हो जाएगा चीन से, तो चीन ही रहेगा, चीन। लेकिन ये चीन जो चौथे नंबर पर है, तीसरे पर अमेरिका है, ध्यान रखना इसको। तो चीन, ठीक है, रुक चीन अब, ठीक है। चौथा ए मीन्स अमेरिका, ठीक है। 5 बे, ठीक है, इसका मतलब ब्राज़ील ब्राज़ील, ये हो गया। ठीक, आ से मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दूसरा जो हो जाएगा भारत, ये 7वें नंबर पे भारत हमारा, भारत, ठीक है, भारत। तो कुल मिलाकर के भारत जो है हमारा पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता दी है आपको, रुक चीन अब आ भारत। तो इसमें पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, ठीक है। तो प्रथम स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन रूस, सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है, कौन सा है, फोर्थ पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन पे। बाकी सब अपने कंटिन्यू है, केवल आपको यही चेंज करना है
अमेरिका और चीन को ही आपको चेंज करना है, बाकी के सब आपको यहीं मिलेंगे जैसे कि तैसे हैं। जैसे रूस है पहले स्थान पर, कनाडा है दूसरे स्थान पर, चीन है तीसरे स्थान पर, अमेरिका है चौथे स्थान पर, चीन है चौथे स्थान पर, अमेरिका है तीसरे स्थान पर, ब्राज़ील पाँचवें पर है, ऑस्ट्रेलिया छठे पर है, भारत सातवें पर है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत सातवें नंबर पर आता है कि सातवां नंबर हमारे भारत का क्षेत्रफल के स्थान पर। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आप एक एक को देखिए, इधर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। देखिए इधर बात करें तो इधर क्या है, पाकिस्तान है, ये क्या है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, छोटा सा हिस्सा लगता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है अफ़गानिस्तान से। इधर आप देखोगे तो इधर चीन ही है और यहाँ तक पूरा विस्तार आपके चीन का ही है। तो इधर भी चीन है, इधर भी चीन है। ठीक है, यहाँ चीन के कब्जे में तिब्बत है, चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में एक और स्थान पड़ता है, इसका नाम है तिब्बत। और भारत ने ही सबसे पहले चीन के कब्जे को स्वीकार किया था तिब्बत वाले क्षेत्र पे, और यही चीन वाला जो कब्जा है जो तिब्बत वाले क्षेत्र पर है, इसको स्वीकार करना ही भारत की सबसे बड़ी गलती थी। और आज चीन इसी की बदौलत यहाँ तक घुस आया है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे सभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, इनसे हमारे जो ठीक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो थोड़े से बिगड़ते जा रहे हैं। केवल कुछों को छोड़ करके, जैसे अभी म्यांमार में संबंध मतलब बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पार्टी बदल चुकी है, सरकार चेंज हो चुकी है, तो कभी भी संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन श्रीलंका से हमारे संबंध पहले से ही खराब हो गए हैं। ठीक है, नेपाल तो अभी पता है आपको आंख दिखा रहा है, भूटान से भी संबंध थोड़े से बेकार होते जा रहे हैं। इधर आप मालदीव को तो आप जानते हैं, रिसेंटली हाल ही में मामला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने अपमान किया था, तो मालदीव से हमारे संबंध ख़त्म हो गए। पाकिस्तान हमारा है ही पहले से दुश्मन। तो यहाँ पर ठीक है, इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, चीन, यहाँ पे नेपाल है, ये नेपाल है, यहाँ पे नेपाल, ये है भूटान, ये भूटान है। ठीक है, और भूटान है ये आपका, ये नहीं, ये वाला भूटान है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र ये भूटान है, ये तो सिक्किम है यहाँ पे, ये वाला सिक्किम भूटान है, ये म्यांमार है। और इधर आ जाइए, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक है, इधर पड़ोसी देशों की बात करते हैं, मालदीव था, मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। और इधर आएंगे तो यहाँ पे एक श्रीलंका है, आप देख सकते हैं श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है, चीन, अफ़गानिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। अब हम इनके सीमा रेखाओं की बात करेंगे कि किसकी सीमा रेखा किसके साथ ज़्यादा लगी हुई है। इसके लिए भी एक ट्रिक है बचपन में MBA, तो आप ध्यान से रख सकते हैं याद करके कि यहाँ पर किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मैं सीमा रेखा बता देता हूँ। चलिए, तो सीमा रेखा की बात करें तो यहाँ पर सीमा रेखाओं की लंबाई, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई वो आपको पता है 15,200 ठीक है किलोमीटर है। तो कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा रेखा, ठीक है, तो कुल सीमा रेखा की लंबाई है, अगर हम कुल की बात करें जो जलीय और स्थलीय दोनों को मिला करके बात करें तो एक तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, एक हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आएगा कितना, प्लस करके वो आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो इसको ये 6 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और 5 और 2 7 आ गया, अब 15 7 22, तो 22,716 पॉइंट, ठीक है, 22,716.6 किलोमीटर हमारे भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई है, जिसमें से 15,200 ये स्थलीय है, ये क्या है, स्थलीय। 15,200 जो है हमारी वो स्थलीय है, क्या है, स्थलीय। मैं लिख देता हूँ ज़रा थोड़ा सा, ये हमारी स्थलीय है, स्थलीय सीमा रेखा, और ये हमारी जलीय सीमा रेखा है, ये जलीय सीमा और ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जलीय कौन कौन सी होती है, स्थलीय कौन कौन सी होती है। देखिए, जलीय हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ तक जाती है, ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये आपके ये जो एक सीमा रेखा है ये ही है आपके जलीय सीमा रेखा, ये वाली जो सीमा रेखा है यही है हमारी जलीय सीमा रेखा,
यहाँ तक। इसके बाद जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200। अब कौन कौन सी जगह पर कितना है तो देखिए, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुकों पे आपको 96 किलोमीटर भी दिखाई देगा, कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी दिखाई देता है वो, ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका है, ठीक है, 332, ठीक है, ठीक है, 33 किलोमीटर, 3200 3323 किलोमीटर यानी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर यानी 3323 किलोमीटर। ये हमारी पाकिस्तान के साथ है। चीन के साथ बात करें तो 3488 है, 3488 किलोमीटर चीन के साथ है, जिसमें से यहाँ तक जो खींची गई है वो मैकमोहन रेखा है, ज़्यादा नहीं है, 980 किलोमीटर है इसकी। आप जान सकते हैं यहाँ पे मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिक रेखा, डूरंड रेखा, ये तो आप जानते हैं, डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, और जब समझौता हुआ था तो समझौते जो हुए थे उस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देखें हम, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, 99, म्यांमार के साथ, ठीक है, 1643 1643 किलोमीटर, ठीक है, और बांग्लादेश के पास साथ है हमारी 4096.6 किलोमीटर के आसपास। ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। इसके लिए मैंने बताया था आपसे एक ट्रिक याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है देखिए, ये है बचपन में भी है, या ऐसे कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो। बचपन, तो ये नहीं दिख रहा कलर, मैं दूसरा कर लेता हूँ। बचपन में BA, ऐसे कर लो। वैसे हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इसी के साथ सीमा रेखा है। बांग्लादेश कितनी है, 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 6 से हो जाएगा चीन, चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा रेखा है, तो चीन हो जाएगा। पैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा तीसरे नंबर पर। न से हो जाएगा नेपाल, नेपाल कहाँ है, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा रेखा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा। उसके बाद फिर मैं से हो जाएगा म्यांमार, तो म्यांमार, ये रहा म्यांमार, कितनी है, 1643 किलोमीटर सीमा रेखा है भारत और म्यांमार के साथ। इसके साथ साथ बी से हो जाएगा भूटान, भूटान के साथ कितनी है, 699 किलोमीटर सीमा रेखा है, 699 किलोमीटर सीमा रेखा है भारत और भूटान के मध्य है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, ये सीमा रेखा है 106 किलोमीटर, और यहाँ से और इतने वाले क्षेत्र तक लगती है ये सीमा रेखा, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो सबसे अधिक, ठीक है, तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा चीन, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। 106 किलोमीटर है, ज़्यादा है नहीं, 106 किलोमीटर ही है आपके यहाँ से सीमा रेखा, और यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, सबसे अधिक बांग्लादेश, मैंने चीन लिख दिया, वहाँ बांग्लादेश है, वो बोल भी दिया, दिख है मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है, वो बांग्लादेश है 4096। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक लंबाई में सीमा रेखा किसके साथ लगती है, तो देखिए उत्तर वाले क्षेत्र में लगती है हमारे चीन के साथ ही, 3488 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसे देखें कि दक्षिण पश्चिमी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक, यानी पूरे संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो बांग्लादेश के साथ है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश ही आएगा। लेकिन अगर हम उसकी दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश ही आएगा, और दक्षिण पूर्व की बात करें, यानी केवल पूर्व की बात करें तो म्यांमार है, ये इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के सीमा रेखा है किसके साथ कितनी लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसको आप अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं अभी।
चलिए शुरू करें अब फिर दोबारा से। ठीक है, वहाँ तक तो आपने समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में कि भारत कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो इससे पहले समझने के लिए आपको थोड़ा हमें वर्ल्ड मैप में चलना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ चलते हैं थोड़ा सा। देखिए डाल देना आप टॉपिक यहाँ पे, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार। देखिए यहाँ समझने से पहले हमें थोड़ा सा उसमें जाना पड़ेगा। पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपके यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि ऐसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये बनाता हूँ, ठीक है, ग्लोब, आपको आसानी समझ में आएगा। ये मान लीजिए ग्लोब है, और ये जो ग्लोब है, ये जो रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। देखिए इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये गोला है पूरा, और गोले का आधा भाग इसे कहते हैं गोलार्ध। ये दो शब्दों से बना है, गोला प्लस अर्ध, तो इसे हम बोलते हैं गोलार्ध। यानी गोले का आधा कटा हुआ भाग, इसी को कहा जाता है गोलार्ध। क्योंकि ये उत्तरी ओर है तो इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये दक्षिणी ओर है इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरीके से एक हम ऐसी सीधी रेखा खींचें तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। तो इस इधर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पूर्वी, और इधर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पश्चिमी। पश्चिमी। तो इस इधर यानी इस रेखा से, देशांतरीय रेखा है, इस रेखा से इधर वाला भाग हो गया पूर्वी, और आधा भाग है तो क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला पश्चिमी है तो इधर वाला आधा भाग है तो क्या हो गया? गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो यहाँ है। इस तरीके से भारत है। भारत आपके इस तरीके से स्थित है, ये रहा। तो हम क्या कहेंगे कि भारत, मैंने यहाँ लिखा है तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये वाला भाग इसको छोड़ दीजिए इधर से, तो ये कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इसको ऊपर देखेंगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की जो हमारी स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से इतना जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध आ रहा है। तो इसलिए भारत ग्लोब यानी पृथ्वी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति कैसी हो गई? भारत पहली बात तो विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड मैप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको आप ध्यान रख लेना, विशेष तौर पे कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है यहाँ पर। अब ये कितना डिग्री है, डिग्री देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की जगह क्या है? उत्तरी अक्षांश है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति है। तो ये क्या है? ये पूर्वी देशांतर है, अभी समझाऊंगा। ये पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है। ये है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश है।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ भी उत्तरी और यहाँ भी उत्तरी और यहाँ भी पूर्वी और यहाँ भी पूर्वी, इसलिए मैंने इसको बनाया है जिससे कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ जाओ। कैसे? यहाँ देखिए आप, यहाँ से मैंने कहा था भूमध्य रेखा से इस साइड और उत्तर उत्तर है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये 8 डिग्री 4 मिनट हमारा स्थलीय सीमा वाला अंतिम बिंदु है। अभी इससे नीचे एक और है 6 डिग्री 45 मिनट पे, वो अलग बात करेंगे उसके लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिस पे हमारा कौन सा इंदिरा पॉइंट जिस पर स्थित है, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट स्थित है, इसमें हम बात करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसमें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने कहा कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें अक्षांशीय स्थिति वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसलिए है क्योंकि हमारा भारत उत्तर में ही स्थित है और इसे बोलते हैं अक्षांशीय रेखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। तो ये हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति है। वहीं हम देशांतरीय स्थिति की बात करें, देशांतरीय स्थिति, वहीं अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें कि देशांतरीय स्थिति कितनी है भारत की, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय विस्तार है, तो विस्तार देखेंगे अभी, इसमें से इसको घटा देना, विस्तार निकल कर आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार निकल कर आ जाएगा। स्थिति देखें तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, ये भारत की स्थिति है, ठीक है। तो भारत की पूर्वी देशांतरीय स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी क्यों कहे गए, हाथ से देखिए, आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। और मैंने आपको ये बताया था कि भारत हमारा स्थित है पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। तो जब हम अक्षांशीय रेखा लेंगे तो अक्षांशीय रेखा ये वाली रेखा होती है, अक्षांशीय रेखा ये वाली, ये जो लेटी रेखा होती हैं ये अक्षांशीय रेखा होती है, इनको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये वाली अक्षांशीय रेखा, इनको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और ये जो होती हैं इनको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। इस तरीके से ग्लोब पर होती हैं ये, लेकिन जो हमें दिखती हैं वो सीधी सीधी दिखती हैं और इस तरीके से ग्लोब पर होती हैं। आपने ग्लोब देखा होगा। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये वाली जो रेखा है इन्हें देशांतरीय रेखा कहते हैं। और ये जो लेटी रेखा होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो इसलिए भारत का जो हम स्थिति बताएंगे अक्षांश के आधार पर, वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश यानी उत्तरी, इसलिए उत्तर में स्थित उत्तरी अक्षांश लिया, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और देशांतर की बात करें तो ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय का निर्धारण करती हैं, किसी भी देश के समय का निर्धारण करती हैं। और इसी से पता चलता है हमें कि किसी भी देशों के बीच की मध्य दूरी के बारे में पता चलता है कि डिफरेंस यानी देशांतर, देशों के मध्य अंतर कितना होता है। नाम ही इनका देशांतर, देशों के मध्य अंतर। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में हम पता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 4 मिनट का समय लगता है। और 1 डिग्री देशांतर के बीच में 111 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। ये तो आपको पता ही है, गोरे भी कहते हैं इसे, ठीक है वो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको पता भी होगा, देखिए चलिए, ये तो आप जानते होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है टाइम जोनों में, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 2 घंटे का अंतर आता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिफरेंस आता है टाइम जोन में, वो 2 घंटे का अंतर आता है हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ पे सूर्य हमें 5 बजे निकलता दिखाई दे रहा है तो वही सूर्य यहाँ वालों को 2 घंटे बाद यानी 7 बजे के लगभग में दिखाई देता है। वो देशांतर के आधार पर होता है। इसको मैं बाद में बताऊँगा,
ठीक है, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, पूरा बता दूंगा मैं, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए ठीक है, तो देशांतरी अक्षांश स्थिति हमारी पता। अब जानते हैं हम इसका विस्तार, तो भारत का विस्तार, ठीक है, स्थिति में विस्तार, तो विस्तार देखिए कितना है, विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है, और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है 2933 किलोमीटर, और ये 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ जो हमारा भारत का विस्तार है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है, इसका विस्तार जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार है, ठीक है, पश्चिम से पूरब जो कॉरिडोर है इसका जो विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, ये 2933 किलोमीटर है। तो विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर दक्षिण वो है कितना, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और कितना, 3214 किलोमीटर, और यहाँ से, ठीक है, पूरब से पश्चिम, पूरब पश्चिम वो है आपके 2933 किलोमीटर, ये हमारा विस्तार हो गया यहाँ से आता। ठीक है, अभी मैंने, चलिए सीमा रेखा नहीं बताइए, बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा विस्तार है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है भारत के यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ये कितना है, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री देशांतरी रेखा है, 82 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा। अब ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये किसका निर्धारण करती है, ये हमारे भारत का मानक समय जोन है, ठीक है, मानक समय रेखा है हमारे भारत की, मानक समय रेखा। अब ये मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, देखिए उत्तर प्रदेश, यानी भारत के मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पे ऊपर से चलिए, इससे चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पे यूपी, तो पहला है यूपी, नीचे आएंगे थोड़ा सा क्षेत्र मध्य प्रदेश, ठीक है, नंबर 3 छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर 4 ओडिशा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लेकिन ये गुजरती कहाँ से है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के नैनी से, नैनी, इलाहाबाद के नैनी से ही गुजरती है हमारे भारत की मानक समय रेखा, और यहीं से हमारा टाइम जोन, आपको पता है कि जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है वो GMT से, ठीक है, GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसा क्यों होता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें मैं क्लियर करा के तो चलूँगा, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा है जो GMT से 5.5 घंटे आगे है। चलिए इसको देख लीजिए कि क्यों आगे, यहीं पर देख लीजिए। अभी ये जो यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जो GMT होती है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, वो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है, और ये कहाँ से, लंदन से, ब्रिटेन लंदन से होकर गुजरता है यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो 82.5 है और 0 है, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 82.5 का ही, 82 से 1/2 का ही डिफरेंस आएगा। अब मैंने पहले यहाँ पे चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए 82 इसको लिख देता हूँ, 82.5, और गुणा कर देता हूँ मैं 4 की, 4 0 0, 4 5 20, और 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 8 32 और 1 33, 0.2 अंक बाद कितना आ गया, 333 मिनट। 333 मिनट को मैं 60 से भाग करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 5.5। इसको मैं 5.5 को लिख सकता हूँ 5 घंटे 30 मिनट,
5 घंटे 30 मिनट। तो इसलिए हमारा जो मानक समय रेखा है वो GMT से 5.5 घंटे आ गए। ऐसा क्यों लिया गया इसे? 82.5 ही क्यों लिया गया? आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 82.5 ही क्यों लिया गया? 83, 84, 85, 86, 87, 77, 78 ये क्यों नहीं लिए गए? यही क्यों लिया गया? देखिए, इसके लेने का रीज़न ये था कि एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन के तहत ये तय किया गया था कि किसी भी देश का मानक समय रेखा हम उस डिग्री यानी उस देशांतर को निर्धारित करेंगे जो 7.5 के गुणज में आता हो। यानी किसमें? 7.5 डिग्री यानी 7 डिग्री और 30 मिनट के गुणज में आता हो। पहली बात तो का गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, इसकी गुणा में आना चाहिए। अभी बताऊंगा कैसे गुणा में आएगा। देखिए, 7.5 की गुणा में आना चाहिए। वो किसी देश के बीचों बीच से होकर के गुजरना चाहिए। अगर वो बीचों बीच से होकर गुजरे तो उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए कई देशों ने कई मानक समय जोन अपना रखे हैं, मानक टाइम जोन अपना रखे हैं। हमारे भारत के पास अब ये एक है जिससे कि पूर्वोत्तर वाले मांग रहे हैं, मांग करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे ये मांग बहुत ज़्यादा उठती है, लेकिन अभी तक इन बातों को कोई गौर नहीं दिया है भारत सरकार ने, लेकिन ये मांग रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। पहली बात तो 7.5 के गुणज में होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा सर्किल बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। ध्यान से सुनना, अभी 360 डिग्री का बनता है, और आपको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है अपनी ही अक्ष पर, वो करती है 24 घंटे में। 24 घंटे में 24 घंटे में करती है, तो मैं इसको भाग दूंगा 360 को, तो वो हो जाएगा 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में पृथ्वी के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी वो 15 डिग्री होती है। 15 का आधा होता है 7.5, और 7.5 डिग्री का अर्थ होता है कितना? 30 मिनट। 30 मिनट। और देशांतरीय रेखा को चलने में कितना समय लगता है? इतना। आप देखिए कि 7.5 डिग्री में आप 11 की गुणा करोगे तो आपका 82 कितना आएगा? 82.5 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए ये लिया गया था हमारे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री लिया गया था। कहाँ से गुजरेगी? ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज आपको ये क्लास यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट करके आप हमें बताइए, वही पॉइंट आपको वहीं से फिर से समझाया जाएगा, फिर आगे क्लास में हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, इतना ही आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये पर डे आपको जो क्लास मिलेगी वो पर डे मैं बता देता हूँ आपको, 8 बजे पर डे शाम को, ठीक है। इवनिंग में आप अपने आराम से खाना वाना खाइए और बैठिए, क्लास करिए। ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस भी आ जाएंगी, आपको जल्दी ही मिलेंगी वो भी। पर डे आपको अब 2 क्लास मिला करेंगे, लेकिन अब कुछ समय के लिए आप एडजस्ट कीजिए, अभी आपको एक ही क्लास मिलेगी। तो पर डे आपको 2 क्लास मिला करेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो ये वाली क्लास जो है वो आपके इवनिंग में मिलेगी आपको रोज़ाना 8 बजे। नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाया करेगा। चैनल आप सर्च कर लीजिए हरीश क्लासेस बुलंदशहर, ठीक है। यहाँ हरीश क्लासेस बुलंदशहर आप लेंगे तो ये आपको चैनल मिल जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारे नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, ज्योग्राफी से संबंधित नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसी के नोट्स आपको यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ पढ़ाना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आपको नोट्स तो प्रोवाइड हम कराई देंगे उसी चैप्टर से संबंधित। तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स भी मिलते चले जाएंगे, हर एक विषय के आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप लिख सकते हैं, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी लिख सकते हैं। आई नीड नोट्स, तो नोट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपके लिए सफिशिएंट है। आप जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। चलिए, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।